कि एक सुंदर मनोहर सुबह के समय चाय की प्याली के साथ जो होता है मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको पता है कि चाय और जो अखबार का जो रिलेशन है, आज चाय और अखबार के जगह पर चाय और मोबाइल ने ले लिया है। ठीक है, तो कहते हैं किंतु इन समाचार पत्रों में हम क्या पढ़ते हैं? आपने देखा होगा जब भी समाचार आप पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि हम नैतिकता के बारे में कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें लालसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव, डकैती या ऐसी ही अनेक विषय पर अखबार पढ़ते हैं। इनको पढ़कर हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण की चिंता होने लग जाती है। भारत को हमेशा से ही उच्च आचरण और नैतिक मूल्य वाला देश माना गया है। क्या हमारा समाज, देश स्वयं हम में होने वाली परिवर्तन, इस विचारधाराओं के परिवर्तन कर रहा है? क्या हम उच्च मूल्य की अपनी व्यवस्था को खो रहे हैं या यह मात्र चरण है जिसे हमारा देश गुजर रहा है? दोस्तों, हमारा देश में बहुत चीज़ें जो हैं चेंजेस हो रहे हैं जो लोग एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इन सब के कारण जो होता है हम सभी ने जो सामान्य मूल्य ग्रहण किया और इसके बावजूद हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो सफलता के फटाफट रूप में अन्य नैतिकता के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या सादा ही नैतिकता रूप से सही होना महत्वपूर्ण है? चलो इसी विषय पर जो है हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्य और नैतिकता होती क्या है। कह सकते हो आपके मूल्य तथा नैतिकता जो होते हैं। आसिफ एक शहर में टैक्सी ड्राइवर है। ठीक है, एक दिन एक यात्री का ब्रीफकेस उसकी गाड़ी में रह गया। आसिफ जब दोपहर भोजन करने अपने घर जा रहा था तो उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने इस ब्रीफकेस को खोलने का विचार बनाया ताकि उस व्यक्ति का नाम व पता मिल सके। जब उसने ब्रीफकेस खोला तो वो उसके अंदर देखा दंग रह गया, क्योंकि उसमें अनेक मूल्यवान दस्तावेज तथा नगद पड़ा हुआ था। उसमें से एक कार्ड मिला जिसमें ब्रीफकेस के स्वामी का नाम व पता लिखा था। वह तुरंत उस पते पर गया और उसे ब्रीफकेस को वापस कर दिया। उसका स्वामी यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आसिफ को उसकी ईमानदारी को पुरस्कार दिया। देखिए दोस्तों, ये बात जो थी एक नैतिकता की सबसे इम्पोर्टेंट थी कि इंसानों में अभी भी नैतिकता की भावना जो है मरी नहीं है। अभी जो इंसान है अभी भी नैतिकता के गुणों पे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। यह एक बहुत ही अच्छा गुण है जो बहुत कम दिखाई लोगों में देता है। तो आपको पता ही है, वह उस बैग से रोक कर निकाल कर उस बैग के फेंक सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने पैसों को निकाल के उस बैग को फेंक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी थे। उसके विवेक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने सही निर्णय लिया। ईमानदारी वह मूल्य है जो असीम के पास, देखिए ईमानदारी एक मूल्य है जो अच्छे व्यक्ति के पास ही हो सकता है। आप यह सोच रहे होंगे कि मूल्य क्या होती हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या मूल्य नैतिक से भिन्न होते हैं, और ऐसे ही अनेक सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। तो घूम ही रहे होंगे कि नैतिकता होती क्या है, मूल्य क्या होता है। तो मूल्य तो आप समझ रहे होंगे कि मूल्य होती क्या है। किसी चीज़ की मूल्यता नहीं होती है, उसकी ईमानदारी, उसकी अच्छाई का मूल्य होती है। अब आप जान चुके हैं कि अफीम एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर है। ईमानदार होने के साथ साथ वह विश्वसनीय तथा जिम्मेदार भी है। वह अब इस बात के लिए जाना जाता है कि वह अपने यात्रियों के साथ बेईमानी नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्य वह अवधारणा है, देखिए मूल्य वह अवधारणा है जिसे एक व्यक्ति धारण करता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और चेतना के विकास में सहायक होता है। आपकी चेतना आपके आंतरिक पुलिस है। ठीक है, देखिए आंतरिक पुलिस है क्योंकि आपको जो आपकी चेतना है आपको सही मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश करता है। यह पुलिस वाला आपको आपके मूल्य के आधार पर आपकी क्रिया के चयन में सहायता होता है। सुरेश आसिफ का मित्र है और उसके मूल्य भिन्न प्रकार के हैं। वो प्रायः अनैतिक रूप से व्यवहार करता है और यात्रियों के साथ बेईमानी भी करता है। वो अपने यात्रियों को लंबे मार्ग से ले जाता है या उसे मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी करता है ताकि उसे अधिक से अधिक पैसे वसूल सके। वह कई बार आसिफ से उसकी ईमानदारी को लेकर बहस करता है। आसिफ ने सुरेश को कई बार समझाया कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हर कार्यस्थल या व्यवसाय के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जिनका सदैव अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन मूल्य को हम साधारण कहते हैं उनके आधार पर हम अपने कार्यस्थल को नैतिक मूल्य को समझ सकते हैं। यानी मूल्य वो विचार या अवधारणा है जिन्हें हम विशेष गुणों के रूप में धारण करते हैं और उन्हें हम बचपन से सीखते हैं। इन मूल्य को हम अपने माता पिता तथा अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे की देखभाल करना एक मूल्य है। दूसरे को देखभाल करना दोस्तों एक मूल्य होती है, जबकि नैतिकता हमारे मूल्य की जांच करती है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो ये जांच जो करेगा वो कौन करेगा? कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है, और वो आपको सही और गलत का
बताएगा। यह वह तरीका है जिसका व्यवहार हम विभिन्न स्थितियों में कर सकते हैं, यानी ये जो ऐसी चीज़ है जिसको हम कहीं भी कर सकते हैं। अब चलिए तो कुछ देखते हैं कि जीवन के मूल्य में और कार्यस्थल के मूल्य में दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जीवन के मूल्य में जो होती है दोस्तों, उसमें होती है ईमानदारी व निष्ठा, ठीक है। और कार्यस्थल में क्या होती है? संगठन के प्रति ईमानदारी व निष्ठा। देखिए, संगठन जो होती है, आप कहीं कार्यस्थल में काम करते हो तो पूरा संगठन का जिम्मेदारी जो होती है आप पे होती है। अगर आप गलत मार्ग पे चल रहे होते हो तो उसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पे अवश्य ही पड़ेगा। कार्य के प्रति आदर रखते हैं हम। जीवन के मूल्य में होता है ना कि हम कार्य करते हैं, उस पर आदर रखते हैं, ठीक है। इसमें ये होती है कि सौंपे गए कार्य के प्रति आदर। जो सौंपा गया आपको कार्य, उसको समय पर करना, उसको सही व्यवस्थित करना, ये आपका मूल्य होना चाहिए। समय पालन, नियमितता और अनुशासन करना बहुत इसमें जरूरी है। इसमें भी सेम ही होगा दोस्तों, क्योंकि समय पालन, नियमितता और अनुशासन ये इसका भी उद्देश्य होती है। दूसरे के प्रति शिष्टाचार तथा नम्रता होना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें यही होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधनों का उपयोग करने का मतलब यही होता है दोस्तों, क्योंकि आप जो क्या करते हो, गाड़ी व्हीकल कुछ भी होता है वो उसको धुनाधुन चलाते हो, 2 कदम पैदल भी जाना आपके लिए दुश्वार नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, जो संसाधन है उसका क्या करते हो, व्यर्थ का उपयोग करते हो, जिससे की वजह से काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। पहल करना इसमें होता है सहकारियों के साथ शिष्टाचार और नम्रता रखना, क्योंकि सहचारियों के साथ इसमें सहभागिता और शिष्टाचार होना बहुत ज़रूरी है। कार्य को पूरा करने में कुशलता, लेकिन इसमें कार्य को पूरा करने में दोनों में ही कुशलता की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि इसके बिना आप अपना जीवन को सार्थक मूल्यवान नहीं बना सकते हो। क्योंकि कार्य के प्रति ईमानदार होना, कुशल होना भी जरूरी है। नए कार्य करने में आगे रहना, यानी जो कार्य स्थल में होती है, जो आपका को जो नया काम मिला है उसको करने में आप क्या करते हो, हमेशा आगे रहते हो, जिससे वजह से उसकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो विकल्प हम अपने दिन पर दिन के जीवन में चुनते हैं वो हमारी व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित होती है? हमारे सभी निर्णय में हमारा मूल्य ही निर्धारक कारक होते हैं। यह हमारी क्रियाओं व्यवहार के लिए आधार उत्पन्न करते हैं। आइए समझने की कोशिश करें कि न्यायोचित और शांतिपूर्ण समाज के लिए नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर नैतिकता कितनी इम्पोर्टेंट है तो हमारे समाज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखेगा। नैतिकता की आवश्यकता तथा महत्व, आखिर नैतिकता की जरूरत क्यों पड़ती है लोगों को, ठीक है। आप रोजगार समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, खाद्य मिलावट, अपहरण, हिंसा, हत्या आदि। हमारे समाज को यह क्या हो रहा है? लोग अपनी चेतना के मार कर पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे समाज मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आजकल लोगों का मूल्य ही नहीं रह गया है। आज लोग जो है धड़ाधड़ हत्याएं कर रहे हैं, एक दूसरे पर गलत उच्चार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। दहेज प्रथाएं को इन्होंने इतना प्रवर्तित बना दिया है, मजबूत बना दिया है। सरकार हर तरह के रूल रेगुलेशन बनाती है और अपना पेट थपथपाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो है कानून अच्छा बन पाता है। सिर्फ कानून जो होती है दिखाने के लिए बन रही है। कुछ लोग अनैतिक माध्यम से संपत्ति का संचलन तथा ताकत प्राप्त कर रहे हैं। अपने समाज में ऐसा क्या होने दे रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जब हमारे समाज में इतना चीज़ों की नियम रेगुलेशन है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्योंकि हमारी नैतिकता ख़त्म होती जा रही है। आज जो है देखिएगा हर जगह न्यूज़ में किसी लड़की के साथ दुराचार किया गया है, किसी को दहेज के लिए जला दिया गया है, कहीं दहेज नहीं दिया तो रिश्ता टूट गया है, कहीं दहेज पे लोग मारामार कर रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी को खून कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज देखिएगा तो हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, हर एक राज्य में हो रहे हैं। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों की नैतिकता ख़त्म हो गई है? नहीं दोस्तों, लोगों की नैतिकता ख़त्म नहीं हुई है। बात इतनी सी है कि आप लोग जो होते हो दूसरे की बातों बहकावे में आ जाती हो। दूसरा बंदा जो कहता है उसके बाद आंख बंद करके मुँह के बंद कर लेती हो और चुपचाप उनकी बातों के पीछे पीछे दौड़ जाते हो। नहीं दोस्तों, आपको समझदार होना है। देखिए, नैतिकता अभी हमारे देश में ख़त्म नहीं हुई है, हमारे अंदर से भी नहीं हुई है। हमें सोच समझ के विवेकपूर्ण फैसला लेने की आवश्यकता है। कोई बंदा अगर हमें गलत बात बता रहा है तो हम क्यों उसकी बातों को माने? ठीक है, आप तो ईश्वर परमात्मा को मानते हो तो वो उसको परमात्मा क्यों बना लेते हो आप लोग? जो चंद दिनों के लिए नेता बने, जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे तक भी ढंग से नहीं होते हैं, न ग्रेजुएट है, न उनकी कोई अच्छी पोस्ट रहती है, तो सिर्फ नेता बन जाता है, उनकी बातों के पीछे पीछे भागने लग जाते हो या उनके साथ काम करते हो, इसलिए ऐसा करते हो। दोस्तों, हमारे देश में नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है और साथ में ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि हम एक माला है इस देश का,
सभी आप देखते हो कि फूल जो है तब अच्छी सुंदर दिखने लगती है जब हर तरह के फूल उसमें लगाओ। तो हमारा जो आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी तरह के धर्म हमारे देश में हैं। तो हमें एक सुमन माला बनना है, प्यारा सा समाज बनाना है, ठीक है, जिससे हमारे देश पे कोई दूसरा बाहरी ताकत जो है हम पे अटैक न करे। तो अभी भी हमारे देश में नैतिकता नहीं खत्म हुई है, ठीक है। कुछ लोग नैतिकता माध्यम से संपत्ति का संचलन का ताकत प्राप्त करते हैं। आपको पता है नैतिकता की वजह से वो लोग संपत्ति इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। अपने समाज में हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? हम अपने समाज के इस पतन को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम में से हर एक व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मूल्य का अनुसरण करे, यानी हर एक व्यक्ति जो है सही मार्गदर्शन पर चले, गलत रास्तों पे न चले। यदि इन मूल्यों को अनुसरण न किया जाए तो हमारे समाज का क्या होगा? आप ऐसे ही अनेक प्रश्नों के बारे में सोच एवं विचार सकते हो जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्तियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व। कहते हैं अंकिता 10वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह चिड़चिड़ी तथा उसमें बड़े के लिए आदर नहीं है, यानी वो एक तरह से अलग तरह की लड़की है। वह कभी भी किसी काम में अपनी माँ की सहायता नहीं करती है और अपने पिताजी की बातों को नहीं सुनती है, बल्कि वह हर छोटी बड़ी बात पर उनसे बहस करती है। वह अपने पड़ोसियों के साथ भी अपशिष्ट रूप से व्यवहार करती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह ईमानदारी के साथ काम करे तथा समझदार बच्चे की तरह व्यवहार करे। देखिए, ये जो है नैतिकता इसके अंदर है नहीं। हम सभी एक परिवार में रहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारा पोषण करता है। इस परिवार में हम सभी अपनी क्षमताओं के विकास करते हैं, एक दूसरे से स्नेह देते हैं और प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन व्यक्तियों के स्वस्थ संबंध स्थापित करते तथा उन्हें बनाए रखने में अवसर प्रदान करते हैं। परिवार में व्यक्ति महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल जैसे दूसरे की देख रेख करना, वस्तुओं को दूसरे के साथ बांटना, सहिष्णुता और सहानुभूति को भी दिखाता है। तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें जो नहीं है, अंकिता में ऐसी बातें नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो नैतिकता है वो ख़त्म हो गई। दोस्तों, नैतिकता जो होती है ऐसे नहीं ख़त्म होती है। नैतिकता जो होती है सभी बच्चों में होती है, लेकिन कहते हैं ना कुछ समाज जो होती है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो उनको इस तरह से बना देते हैं। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें बच्चों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसमें एक दिन अंकिता परिवार के निर्णय लिया कि वह उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए। जब एक दिन अंकिता देर से सोकर उठी और स्कूल जाने के लिए जब जल्दबाजी करने लगी, तब वह अपने चीज़ों के लिए दूसरे पर चीखने लगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह किसी तरह तैयार हुई और स्कूल देर से पहुंची। देर से आने पर उसे स्कूल में डांट पड़ी। अब जब अंकिता दोपहर में घर आई तो उसकी माँ ने उसे पूछा कि सुबह के अनुभव के बारे में उसे कैसे लगा। अंकिता को महसूस हुआ कि यदि वह उसी प्रकार से अपशिष्ट, अनादरपूर्ण तथा असहयोग रूप से व्यवहार करेगी तो दूसरे भी उसके साथ इसी प्रकार व्यवहार करेंगे। क्या आपने भी कभी अंकिता की तरह व्यवहार किया है? आपको कैसे लगता है यदि आपके परिवार के सदस्य ने भी आपके साथ इसी प्रकार व्यवहार किया है? देखिए दोस्तों, एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि यही तो नैतिकता होती है। आप अगर कहते हैं ना कि आप पेड़ लगाओगे कांटों का, तो फल आपसे कहाँ से प्राप्त होगा? जब आप दूसरे के साथ रूखे तरह से व्यवहार करोगे तो वो भी आपको दूसरे बंदे से रूखे व्यवहार का ही आपको रिस्पेक्ट होगी। वो दूसरे व्यक्ति जो होगा रूखे व्यवहार ही करेगा। तो यही इंसानों को, नैतिकता को उजागर करती है। अंकिता ने अपनी गलती के महसूस किया और अपनी माँ से वादा किया कि वो भविष्य में वो जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। अब अंकिता अपनी दादी के हर छोटे मोटे कामों में मदद करती है। उसने अपनी दादी की मासिक जांचों के लिए चिकित्सालय से ले जाने की जिम्मेदारी ले ली है। उसने सब्जी वाले के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए हम समझ गए हैं कि वह एक परिवार में तथा अन्य समुदाय में सदस्य के रूप में हर व्यक्ति कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य भी होते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अगर आपको अधिकार मिला है तो आपको कर्तव्य भी है। अगर आपको कर्तव्य अब निभा रहे हैं तो ये आपका अधिकार भी बन जाता है। तो यही कह सकते हैं कि कर्तव्य और अधिकार जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसके एक दोनों के बिना एक दूसरे से अधूरे हो जाते हैं। जब अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं तभी समाज में चारों ओर शांति और समस्या के वातावरण बन जाता है। तो कह सकते हो दोस्तों कि अगर आपने शांति है चाहिए समाज में, तो यही बात है कि अधिकार है तो कर्तव्य है, तो दोनों को ही लेकर साथ में चलें और दोनों का ही बहुत ही साधनपूर्ण उसका पालन करें। स्वयं की जांच करने तथा देखने के लिए, ठीक है, दूसरे को देखने तथा आदर करना। देखिए क्या इसमें बताया गया है, स्वयं की जांच करने तथा देखने के लिए
कि क्या आप कभी दूसरे पर निरादर करते हैं? निम्न 6 प्रश्नों का उत्तर आप इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या आप हर एक व्यक्ति को प्रणाम करते हैं? जब आप अपने मित्रों के घर जाते हैं तो वहाँ से वापस आते समय क्या आप बुजुर्गों को प्रणाम करके आते हैं? जब आपके मित्र आपके घर आते हैं तो क्या आप उन्हें अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलाते हैं? जब आप बुजुर्गों से बात करते हैं तो क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची रखते हैं? क्या आप अपनी माँ को बताए बिना बाहर जाने की योजना बनाते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में सोचे बिना अपनी पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए टीवी चैनल बदल देते हैं? क्या आप महत्वपूर्ण दिनों में परिवार से दूर रहते हैं? देखिए दोस्तों, ये सब जो बातें हैं वो नैतिकता को दर्शाता है। ऐसा जो है आपको पता है हमारा समाज जो है धीरे धीरे इन चीज़ों को कहीं भी नहीं देखने को आजकल बच्चों को भी मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को तो नैतिकता कहते हैं, क्योंकि आज जो है बच्चे जो हैं मोबाइल, नेट और इन्हीं चीज़ों में आज खो गए हैं। उनमें नैतिकता की भावना ही नहीं रह गई है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि किताब जो होती है ना, हमें अच्छे से अच्छे बनने की बातें सिखाती है। और किताब सिर्फ आप लोग पढ़ो मत, समझो, ठीक है, और उसको अपने जीवन में अनुसरण करो कि भाई इसमें कहा क्या गया है। हमें एक आदर्श में व्यक्ति बनना है, तभी हमारा देश और हमारा समाज खुशहाल रहेगा। ठीक है, अगर देश खुशहाल है तो आपका परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। अगर आप आदर करते हो तो आपको देख के दूसरे व्यक्ति करते रहेंगे और हमारा समाज जो है एक सत्यमय बन जाएगा। ठीक है, अंकिता ने अपने चचेरे भाई को यह प्रश्न करते हुए सुना जो कि कुछ वर्ष पूर्व तक वह भी पूछा करती थी कि मैं किसी का सम्मान केवल इसलिए क्यों करूं, वह मुझसे बड़ा है। लेकिन अंकिता के पास अब इस प्रश्न का उत्तर है। इसका साधारण सा उत्तर यही है कि व्यक्ति को सभी के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा हो। देखिए दोस्तों, ये बात कभी भी मान्यता नहीं रखती है। ठीक है, कि आप आदर का मतलब ये नहीं कि आप पैर छू लो और बाद में उसके साथ दुराचार उनके बारे में गलत बोलो। सिर्फ आदर रखना है आपके मन में, उनके लिए शिष्टाचार रखना है। अगर आदर आपके मन में है तो आप ऑटोमेटिक ही जो है आप उनको प्रणाम करोगे, क्योंकि कहते हैं ना जिसके प्रति आदर होता है हमारा सर उसके लिए ज़रूर झुक जाता है। तो इसमें सही बात अंकिता ने बोली कि आदर सम्मान जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति की, बड़े व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए, एक छोटे व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने छोटा व्यक्ति भी और बड़ा व्यक्ति भी एक सामान्य है। ठीक है, दोनों को ही करो। अगर बच्चे को कहते हो बच्चों नमस्ते, तो वो भी आपको जवाब देंगे नमस्ते। तो इससे आदर मिला ना। कहते हैं ना गिव और टेक का यहाँ पर सिस्टम है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। अगर आप किसी को कहोगे हटो यहाँ से, तो वो भी कहेगा चलो हटो। तो आपको पता है ना, जैसा आप करोगे, कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा ही आपको भी मिलेगा। दूसरे से सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको भी दूसरे को सम्मान करना पड़ेगा। वही बात है, अगर आप सम्मान चाहते हो तो सम्मान आपको देना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान प्राप्त होगी। सम्मान दूसरे के प्रति प्रेम या आदर की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व प्राप्त होती है। दूसरे लोग हमारा सम्मान करते हैं तभी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि हम दूसरे की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की बातों पर दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते हैं, आपको पता है उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। यह समझाना आवश्यक है कि चाहे आप किसी के विचारों से सहमत हैं, किंतु इस असहमति की अभिव्यक्ति नम्रतापूर्वक की जानी चाहिए। प्राय युवा वर्ग अपने बुजुर्गों से असहमत होते हैं और इसी प्रकार के मतभेद मानव समाज में परिवर्तन को जन्म देते हैं। तथापि हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि अपने विचारों अभिव्यक्ति करना हमारा अधिकार है, किंतु इस अभिव्यक्ति को आदरपूर्ण प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य भी है। हमारा कर्तव्य यही बन जाता है कि हम जो है उनको आदरपूर्ण सम्मान दें और आदरपूर्ण जो है उनको व्यक्तित्व को निखारें। इसमें जो है दोस्तों श्रम की गरिमा, आपको पहले भी हमने बता दिया कई व्यक्तियों के एग्जाम्पल लेके कि हमारे समाज में अभी भी नैतिकता जो है ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, हम दूसरे के सामने कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे उनके साथ करेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है। उसी तरह से हमें भी प्राप्त होगा। आप जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आपको भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी को नैतिकता के विषय में करते हैं। ठीक है, इसमें आगे जो है श्रम की गरिमा, जैसे आप समझ सकते हो कि श्रम की गरिमा का मतलब होता है जो हम परिश्रम करते हैं, तो उसका भी एक नैतिकता होती है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। राजन एक फल बेचने वाला है और 77 वर्षीय है, 77 वर्षीय है। कृष्ण फुटपाथ पर काम करने वाला एक मोची है, जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। जो राजन की दुकान के साथ बैठता है, अपने कार्य पर गौरव करते हुए कृष्ण राजन से कहता है कि वह मेरे काम में कोई कमी निकाल
कि दिखा दे। यदि राजन उसके काम में कोई गलती निकाल देता तो वह पूरे जोश से उस काम को दोबारा करता और फिर उसकी जांच के लिए राजन को दिखाता। दोस्तों, इसमें बहुत ही गुण बात बताने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से समझोगे कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को खामियों को निकाल रहा है, तो एक बार राजन ने उससे पूछा कि जब उसके घर में 3 कमाने वाले सदस्य हैं तो उसे काम करने की आवश्यकता क्यों है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि वह गरिमा तरीकों से अपनी आजीविका अर्जित करना चाहता है। देखिए दोस्तों, जब इस व्यक्ति के पास 3 व्यक्ति कमाने वाले हैं, फिर भी ये व्यक्ति काम कर रहा है और अपना जीविका चला रहा है, तो इसे क्या जाहिर हो रहा है, ये नैतिकता को दर्शाता है कि वृद्ध बेशकली है, लेकिन इसका अभी जो है जोश क्षमता खत्म नहीं हुआ है, वो अपना जीविका स्वयं चला सकता है, यानी दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं होगा। कुछ व्यक्ति जो होते हैं दूसरे पर डिपेंडेबल ही हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ लिख भी लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम करने से हिचकिचाते हैं, कहते हैं भाई मुझे तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी रहेगा तो आराम से घर वहाँ पर जाकर कुर्सी पे बैठ के अपना जीवन व्यतीत करूँगा। नहीं दोस्तों, गरिमा तभी मिलती है जब आप छोटे से छोटे काम करके आगे बढ़ते हो, ठीक है। कहते हैं ना, डायरेक्ट पेड़ जो होता है डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता है, वो धीरे 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 आगे ग्रोथ करता है, तब जाके आगे बढ़ता है। अगर आप पढ़ लिख लिए हो तो छोटे मोटे पहले काम करना सीखो और बड़े कामों पे भी ट्राई करो, ठीक है। आजकल तो आपको पता ही होगा कि लोग थोड़ा सा नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं कि अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बन चुका हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, और वो एक दूसरे को सम्मान भी करना छोड़ देते हैं, आदर करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बस सरकारी नौकरी का थप्पा जो लग गई है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता है, और अगर आप कोई अच्छे पोस्ट पे हो तो वहाँ पर आपका जो है दायित्व दोगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको आदर्श में होने का भी स्थापना करना है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल बनना है कि मैं ऐसा व्यक्ति था, ठीक है। दुनिया में क्या लेके कोई जाता है, आपको पता ही कि इंसान जन्म लेता है तो खाली हाथ होती है और मरता है उस समय भी खाली हाथ ही होता है, ठीक है। जन्म लेता है उसके बाद मिट्टी में मिल जाता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने कर्म किया है समाज में, वही आदर्श में बातें हमारे लिए रह जाता है, वही नैतिकता रह जाती है। अगर ये व्यक्ति के पास अगर 2-2 इसके 3-3 बच्चे कमाने वाले हैं, फिर भी ये काम अपना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद इस उम्र में भी काम कर रहा है, तो लोग उसको एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल बन गया है ना ये दुनिया के लिए। लेकिन आप क्या बन गए? कुछ नहीं बने। आपने तो पढ़ लिख के घर में बैठ गए आराम से, माता पिता के बोझ बन गए, लेकिन आपने छोटे मोटे कामों को उसको लात मार दिया। आपको तो सरकारी नौकरी चाहिए थी। तो यही बात है ना, तभी तो हमारे देश में इतने अपराध हो रहे हैं। आजकल लोग कामों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कामों में जो है आप ध्यान देते रहोगे तो आपका मन जो है ना बहुत शांत रहेगा और आपका बॉडी थकेगा, और आप जब बिस्तर पे आओगे तो एक गहरी नींद सोओगे और फिर सुबह उठोगे जोश के साथ। तो यही तो दिनचर्या होनी चाहिए लोगों को, कि दिन भर मेहनत करें और रात में आराम से थकावट से सो जाए। इससे कहते हैं ना कि एक भोजन का महत्व वही व्यक्ति जानता है जिसको भूख लगी हो। जिसने 2-2 घंटे में खा रखा हो उसको भूख का क्या मजा, या रोटी का क्या कद्र। रोटी का कद्र तो वो करता है जो सच्ची में भूखा हो, ठीक है। मेहनत का फल वही प्राप्त करता है जो मेहनत ही करना जानता है, ठीक है। जो फ्री फंड में चोरी डकैती करके आके बैठ जाए वो नहीं होता है। किसी को दुख देख के पैसे प्राप्त करना ये कहीं की समझदारी नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हर प्रकार का कार्य मानवीय और वैदिक श्रम कहलाता है। देखिए, हर प्रकार का कार्य जो होता है वैदिक श्रम कहलाता है। श्रम की गरिमा आइडेंटिटी ऑफ लेबर से तात्पर्य है कि सभी कार्यों को समान रूप से आदर किया जाना चाहिए। जो मैंने अभी बहुत लंबा बातें बताई उसी बातों पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। तो बताना मेरा फर्ज था। पढ़ाई लिखाई का मतलब तो मैं जानता ही हूँ कि समझदार बनाना है। कोई भी जो है व्यवसाय दूसरे से उत्कृष्ट नहीं है। दुर्भाग्यवश हम वैदिक कार्य के साथ साथ मूल्य को जोड़ने लग जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि आदर कार्य के प्रकार में नहीं बल्कि इस बात पर है कि कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। ईमानदारी से अपना कार्य करने वाले जमादार का काम उस उच्च स्तरीय अधिकारी से अधिक सम्मानजनक है जो अपने काम को अनदेखी करता है। ये बात देखिए, अभी बात वही आ गई नहीं जो मैं अभी बता रहा था आपको। देखो, एक जमादार व्यक्ति है, जमादार साफ सुथरा करने वाला व्यक्ति है। एक अफसर है, अफसर जो है अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, घूस खा रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो अफसर किस बात का है यार? तुम तो सिर्फ नाम के अफसर बन गए। लेकिन उस जमादार को देखो जो अपनी मेहनत से ईमानदारी से अपना काम करके अपना जीविका चलाता है। तो जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से काम करता है और अपना सादगी से करता है वही मानव कहलाता है,
जो चोरी डकैती दूसरे के साथ छीन छोड़ करता हो तो वो डकैत कहलाता है। अगर आप किसी से घूस ले रहे हो तो वो कौन सा ईमानदार हो, तो आप डकैती कर रहे हो, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। ज़बरदस्ती करने का मतलब ही होता है डकैती, ठीक है, आप गलत तरीका अपना रहे हो। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा सम्मानजनक होगा और वो व्यक्ति गलत होगा, गलत माध्यमों से धन अर्जित करता है। विश्व की सभी धर्म श्रम की गरिमा को बात करता है। आपको पता है हर एक धर्म में जो है श्रम की बातें बताई गई है कि श्रम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। पैगंबर की वह कहानी श्रम की गरिमा को स्पष्ट रूप से उजागर करती है, जिसमें एक आदमी सहायता के लिए उसके पास आया था। पैगंबर ने उस आदमी का बचा हुआ सम्मान, एक कंबल तथा एक चमड़े का एक बैग केवल 2 दिनार में बेचा। उसने वह पैसा उस आदमी को दिया और कहा कि वह इसे एक कुल्हाड़ी खरीद ले, लकड़ी काटे और उसे बेचे और 15 दिन के बाद वापस अपने पास आने को कहा। 15 दिनों के पश्चात जब उस आदमी ने अपनी मेहनत के कमाए 20 दिनार दिखाए तो पैगंबर ने कहा, तुम्हारे लिए यह काम भीख मांगने से बेहतर है। तो आप समझ रहे हो ना कि गरिमा तो होती है मेहनत करने में, ना कि किसी के सामने भीख मांगने में, किसी से डकैती करने में या किसी के छीन छोड़ करने में। दोस्तों ये सबसे गंदी चीज़ होती है जो हमारी जीवन के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। आपको जीवन जो है बहुत ही प्यारा है, अगर गलत काम करोगे तो गलत कामों का नतीजा भी गलत ही होता है। मैंने बताया था ना कि जब आप पेड़ लगाओगे बबूल का तो उसमें आम कहाँ से प्राप्त होगा, जब करोगे गलत काम तो तुम्हें अच्छा कहाँ रहेगा। आप गलत काम करोगे, पुलिस आपके पीछे पड़ेगी, आप दिन दरार कहाँ कहाँ छुपोगे, गटरों में छुपोगे, यहाँ छुपोगे। तो सोचो, एक बात दिमाग में लगाओ कि तुम्हारा ज़िंदगी नर्क बन जाएगा, नर्क। अब वही ईमानदारी से उठोगे, मेहनत करके आओगे, पसीना बहाओगे और रात्रि में निंद्रा है वो सपनों भरी सुहाने सोओगे। तो ये इससे बड़ा ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, बहुत कुछ है इसमें तो, ठीक है। इसमें सम्मान भी आपके लिए है। जब इतने बड़े पैगंबर जब ये बात कर सकते हैं, जब समझा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी प्रकार सिखों के जो है प्रथम गुरु, आपको पता है गुरु नानक देव जी की भी कहानी है, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने भी श्रम की गरिमा का उल्लेख किया है और श्रम की गरिमा से संबंधित उनकी पहली प्रचलित कहानी सैदनूर गांव के एक अमीर जमींदार मालिक बाबू और उसी गांव के एक गरीब बड़ाई भाई लालू की है। कहानीकार कहता है कि उन्होंने मालिक बाबू के विविध व्यंजनों के भरपूर भोजन को छोड़कर भाई भालू के घर सूखी रोटी खाई थी, क्योंकि वह सूखी रोटी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अर्जित किया गया था। तो आप समझ सकते हो ना कि आपके मेहनत के अर्जित किया हुआ वो रोटी भी आपके लिए अमृत बन जाता है, ठीक है। मैंने एक बात बोला था आपको, क्या बोला था कि रोटी का महत्व वही जानता है जो भूखा होता है, ठीक है। प्यास का कदर वही जानता है जो प्यासा होता है, ठीक है। इसी श्रम की गरिमा को तपत्य है कि व्यक्तियों को सभी कार्यों को सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दूसरे पर आश्रित कर रहने के साथ वह स्वयं जीविका अर्जित करना बेहतर है जो ईमानदार माध्यम से होती है। तो जो ईमानदारी माध्यम है उससे हमें जो है जीविका अर्जित करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि इसका गरिमा कोई नहीं जानता। धैर्य, सहानुभूति तथा सकारात्मक मनोवृत्ति। आज जो है लोगों ने अंदर धैर्य, सहानुभूति और सकारात्मक मनोवृत्ति का अभाव है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने तकनीकी कुशलता में उत्कृष्ट हैं, किंतु अपने दल के सदस्य या कर्मचारी के साथ काम करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस प्रकार के लोग परिस्थितियों में निपटने तथा दैनिक जीवन की समस्याओं का सकारात्मक तथा ठोस उपाय करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यद्यपि उनमें कुछ महत्वपूर्ण कुशलता का अभाव होता है, जैसे प्रभावपूर्ण संप्रेषण, समस्याएं का समाधान खोजना, तनाव तथा मनोभावों से निपटना, अच्छे अंतर करना, व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखना तथा दल के सदस्यों व कर्मचारी के प्रति सहानुभूति रखना। ये सभी और इसी प्रकार के अनेक कौशल को भी जीवन शैली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जीवन शैली। जीवन शैली अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को प्रतिदिन के जीवन की समस्या और चुनौती की कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सक्षम बनाता है। कि इंसान कैसे करेगा इस बात को उसको उजागर करता है। अनुकूलन से तात्पर्य व्यक्तियों का लचीलापन से है, जिसके कारण वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेता है। सकारात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि व्यक्ति अग्रसर होने वाला व्यक्ति है और कठिन
परिस्थिति में भी समस्याओं को खोजने के लिए आशा के किरण और अवसरों को खोज पाता है। देखिए दोस्तों, इंसान जो होता है, इंसानों के लिए दुख दर्द जो होती है एक आम बात होती है, लेकिन जो इन दुख दर्दों से निकल जाता है वही महान कहलाता है। समझे ना बात। एक किसान के पास कुछ पिल्ले थे, उन्होंने वो बेचना चाहता था, इसलिए उसने एक विज्ञापन जारी किया। इस छोटा बच्चा उन पिल्लों में से एक को खरीदना चाहता था। वह पिल्ले बहुत महंगे थे और उस बच्चे के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद सके। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डालकर 10 रुपये निकाले और किसान को देते हुए कहा कि क्या मैं एक बार इस पिल्ले को देख सकता हूँ। किसान इस पर सहमत हो गया। बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक उसने देखा कि एक पिल्ला लड़खड़ाते हुए चल रहा है। तभी उस बच्चे ने कहा कि मुझे वह चाहिए। किसान ने उसे बताया कि वह पिल्ला कभी दौड़ नहीं पाएगा, उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि वह लंगड़ाता है। बच्चा कुछ देर के लिए रुका और फिर उसने उसी पिल्ले को खरीदने के लिए जिद की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चला या खेल नहीं पाते हैं उसके कम दोस्त होते हैं और वह बच्चा चाहता था कि वह पिल्ला अकेला न पड़ जाए। किसान उस बच्चे को दयालु भावना को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उस पिल्ले को उस बच्चे को मुफ्त में दे दिया। अब दोस्तों, इसमें भी बहुत ही गुण रहस्य की बात बताई गई है कि देखिए, जो व्यक्ति सक्षम नहीं होते हैं उसको सभी छोड़ देते हैं, सभी अलग कर देते हैं। जो सक्षम होते हैं, जो कमाने वाले होते हैं, उनसे सब प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है सभी व्यक्ति एक सामान्य होते हैं, सभी को सामान्य गुण के साथ हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने समझने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। कितना अच्छा होता होगा यदि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति करना आरंभ कर दें। ठीक है, तब सहानुभूति में उन भावनाओं को पहचानने तथा आपस में बांटने की क्षमता है जो दूसरे के द्वारा अनुभव की जाती है। सहिष्णुता एक अच्छे कौशल है जो हमें समाज में शांतिपूर्ण रूप में रहने की सहायता करता है। ठीक है, सहिष्णुता अपने स्वयं की विवेकों और प्रक्रियाओं पर भिन्न को स्वीकार करने की क्षमता है। हम उन लोगों के बारे में आसानी से बात करते हैं जो अपने व्यवहार में सहिष्णुता और दूसरे के साथ व्यापक स्तर पर समस्याओं उत्पन्न करते हैं। एक समाज में रहने के लिए हम अपनी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्याय और भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। अपने आसपास की बुराइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि गलत बातों को प्रति सहिष्णुता एक बड़ी बुराई है। देखिए दोस्तों, ये बात पूरी क्लैरिटी के साथ कहा जा सकता है कि जो आपके समाज में बुराइयां हैं वो कई हद तक आपके कारण ही हैं, क्योंकि आप उसको सहते हो। अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार धमका रहा आ रहा है आपके पास, अगर आप चुपचाप सुन लिए और उसको जो बोलता है वो कर देते हो, तो दोबारा आएगा आपको धमकाने के लिए। अगर आप उसी समय आप खड़े हो जाओ और उससे आप बातें करो, उसका दम नहीं होगा कि दोबारा आपके पास आए और आपको कुछ बोल दे, क्योंकि आपने उसको प्रोत्साहित कर देते हो ना, कि आप तो सोचते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे आपको भी भगवान ने उतनी ही स्ट्रेंथ दी है जितनी उसके पास है। आप भी पूरे इंसान हो। ठीक है, उनके पास कुछ है तो क्या हुआ, आपके पास भी बहुत दिमाग है, बहुत कुछ है आपके पास। अभी अपने अंदर झांक के तो देखिए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है। अच्छे जीवन के लिए सहानुभूति तथा सहिष्णुता के अतिरिक्त एक अन्य गुण की आवश्यकता होती है, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही हमारी जीवन में सकारात्मक गतिविधियां होती हैं। एक बार एक बुजुर्ग और दुर्बल महिला एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ के मालिक ने बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ उसका स्वागत किया। वहाँ बैठे दूसरे ग्राहक ने यह देखकर मालिक से पूछा कि वह बुजुर्ग महिला कौन है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि स्कूल के दिनों में उसकी कक्षा सबसे शैतान कक्षा थी, यानी काफ़ी बच्चे जो थे शैतानी करती थी। श्रीमती गिल हमारी कक्षा की नई विज्ञान अध्यापिका थी। उसकी कक्षा में अध्यापिका को परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस अध्यापिका ने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया, चाहे बच्चे कितनी भी शैतानी क्यों न करती हों। माह के अंत में अध्यापिका अपने हाथों में कुछ कागज लेकर कक्षा में आई और हर कोई डर रहा था। अब उनकी परीक्षा का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु नहीं, यह उनके लिए चौंका देने वाली बात थी। अध्यापिका ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया और प्रत्येक कागज में उस विद्यार्थी का कम से कम एक गुण लिखा हुआ था। इससे पहले किसी भी अध्यापक ने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद श्रीमती गिल ने हर महीने बच्चों को गुणों और अच्छे कार्य पर बल देना शुरू कर दिया।
ठीक है। रेस्टोरेंट की मालिक ने बताया कि वह कक्षा का सबसे शैतान बच्चा था और वह किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में अपने से आगे नहीं देख सकता था, किंतु तर्क विवेक में उसकी हिम्मत और सहजता पर टिप्पणी करते हुए अध्यापिका ने उसे अपने शक्ति और सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है। अब इस प्रकार श्रीमती गिल ने कुछ बिगड़े हुए बच्चों को महान व्यक्तियों को परिवर्तन किया, क्योंकि अब वे बच्चे स्वयं पर विश्वास करने लग गए थे। इन विद्यार्थियों ने अपने सपने पूरे किए। लड़ाई शराब का नशे में अपनी जीवन बर्बाद करने की बजाय उन्होंने जीवन के प्रति स्वयं को सकारात्मक दृष्टिकोण विकास किया। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात जो है सामने आता है कि अध्यापिका को जब परेशान बच्चे कर रहे थे तो अध्यापिका भी उससे बदला ले सकती थी, लेकिन अध्यापिका ने बदला न लेके उन बच्चों को जो रिजल्ट में है उनके गुणों को दर्शाया और गुणों को समझाया। ठीक है। एक जो होता है अध्यापक या कोई भी शिक्षक होता है, उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है उनको सही मार्गदर्शन करे। ठीक है। और एक बड़े व्यक्ति का भी, जो कोई पोस्ट पे होते हैं, कोई अच्छे जगह पे होते हैं, उनका भी दायित्व होता है कि वो जो है समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत न करें। ठीक है दोस्तों, पैसे हैं, आपको पता है पैसों की हर एक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन कहते हैं ना कि इसके पीछे आप इतने न पागल हो जाओ, इतने बह मत जाओ कि आप अपनी नैतिकता को खो दो। जब एक बार आपकी नैतिकता खो जाएगी ना, तो दोबारा आपको पाना शायद संभव न हो पाए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में निपटान में सहायता होता है। यह आशावादी विचारधारा का सृजन करता है, यानी आशा देता है कि हम जीवन में अभी भी कुछ न कुछ करेंगे, और हमें नकारात्मक सोच व चिंताओं से बचाता है। यह आपसी स्वास्थ्य संबंध को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने में भी सहायक होता है। सहानुभूति से विषुणता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे आसपास विशेष देख रेख वाले लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना जो है सब कुछ अधूरा है। ये लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हो सकते हैं या बधिर या नेत्रहीन हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो वरिष्ठ नागरिकों को भी स्नेह और देखभाल की आवश्यकता होती है। विचार करें, क्या आप किसी प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं या उनके साथ कार्य कर सकते हैं? इस बात पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। हमने जो नैतिकता के बारे में जाना है, कुछ हम इस तरह से जाने, हमने देखा है कि नैतिकता के जो मूल्य क्या होती है, ठीक है, और नैतिकता, यानी मूल्य और नैतिकता दो पार्ट होती है इसमें, ठीक है, जिसमें परिभाषा आवश्यक महत्व के बारे में हमने जाना है। कहते हैं दैनिक जीवन में आपकी नैतिकता क्या रहती है, परिवार का समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति का अधिकार तथा कर्तव्य क्या होते हैं, ये जान होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग की देखरेख करने तथा आदर करने की क्या महत्ता होती है, जीवन में श्रम की गरिमा क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, का विकास करना, ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों हमारे जीवन में नैतिकता के विकास के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं इंसानों में विकसित करने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो है गुरुजनों को सही बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर आप नैतिकता के बारे में सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाती है तो शायद आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा दैनिक जीवन में नैतिकता विषय जो होता है समाप्त हो जाती है। आपको मैंने पढ़ाने की बहुत ही कोशिश अच्छा किया है, करने की कोशिश किया है कि आप अच्छे से अच्छे इसको समझ सको।